अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर का। इस स्पेसिफिक सवाल को करने से पहले आपके पास बेसिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए और ब्रेक इवन एनालिसिस का जो आइडिया है वो भी होना चाहिए। ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है। सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन 2026 2027 प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस यानी कि कोई हमें प्रोजेक्शंस दी हुई होंगी। कंप्यूट दी ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। ये दो चीजें हमें कंप्यूट करनी है। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स रेवेन्यू है वो कंप्यूट करना है, या ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू कंप्यूट करना है। इसके लिए फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है CS रेशो से, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो से। दूसरा, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट वाला सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू, ये तरीका यूज किया जाता है। तो ये दो चीजों की आपके पास नॉलेज होगी, आप सवाल को कर सकते हैं। चलें जी, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट वाइज ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ रेसिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL फॉर द ईयर एंडेड 28 ऑफ Feb 2026। 2026 के साल के लिए 2026 के साल के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दो प्रोडक्ट्स हैं। सेल्स की वैल्यू, रॉ मटेरियल की वैल्यू, लेबर की वैल्यू, वेरिएबल ओवरहेड्स की वैल्यू, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिर फिक्स कॉस्ट और फिर नेट प्रॉफिट की वैल्यूज दी हुई हैं। ये याद रखिएगा कि ये सारी चीजें 2026 की दी हुई हैं, जबकि मुझे जो काम करना है वो 26-27 वाला, यानी कि जो अगला आने वाला साल होगा उसके लिए करना है। ठीक है जी। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹50 फॉर प्रोडक्ट ए एंड ₹40 फॉर प्रोडक्ट बी। सेलिंग प्राइस दी हुई है जिससे हम नंबर ऑफ यूनिट्स ढूंढ सकते हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स वाइल ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 4 लेबर आवर्स। ठीक है जी। RIL is preparing its budget for the year ending 28 Feb 2027 and the following projections have been made। और इसके लिए कुछ projections आपको दी हुई हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? The selling price of product B will be increased by 15% in 2026-27। सेलिंग प्राइस 15% से इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, मैं यहीं पर थोड़ी सी अगर वर्किंग कर लूं, देखिए करंट मौजूदा सेलिंग प्राइस बी की 40 है। 40 को अगर 15% से मुझे इंक्रीज करना है तो या तो 40 में 40 का 15% ऐड कर दो, या तो आप 40 को 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 40 को अगर हम 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाता है 46, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी बी की वो 46 हो जाएगी। ठीक है जी। However, due to this price increase, sales volume of product B is expected to decrease by 5%। जितने यूनिट्स अभी आप बेच रहे हो, बाद में आप इससे 5% कम यूनिट्स बेच रहे होगे। अच्छा, मैं जैसे जैसे कोई चीज़ पढ़ रहा हूं तो उसको मैं साथ साथ सॉल्व करता जाता हूं। इसी तरह से आपने एग्जाम में भी अपनी सोच रखनी है कि भाई कोई पॉइंट देखा और उससे रिलेवेंट अगर कोई वर्किंग हो सकती है तो वो कर दी जाए। अब यहां पर अगर मैं 5% से सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज करता हूं बी का, तो पहले मुझे देखना होगा कि अभी कितने यूनिट्स बिकते हैं। तो चलिए जी, हम जरा क्वेश्चन पर जाते हैं। सारी अमाउंट थाउजेंड्स में है, मैं भी थाउजेंड्स में रहने दूंगा। सबसे पहले मैं देखता हूं कि 2026 के जो यूनिट्स हैं, ये जो डेटा है ना ये 2026 का है ना। ठीक है जी। अब मैं ये देखता हूं कि यूनिट्स कितने हैं 2026 के, यूनिट्स इन 2026। अच्छा, एक है प्रोडक्ट बी, बी के यूनिट्स देख लेते हैं। 240,000 का सेल्स रेवेन्यू मुझे दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस जो दी हुई है बी की 2026 वाले साल की वो 40 दी हुई है। तो इसका मतलब 2026 में 240,000 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 6,000 बी के यूनिट्स बिके होंगे। अच्छा सर, ए का क्या हुआ होगा? ए जो है उसका 200,000 का सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ, ए का 200,000 का सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ। और ए की वर्किंग वैसे अभी 0.1 के साथ लिंक नहीं थी, लेकिन कहीं तो जरूरत पड़ेगी।
कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ए की जो सेलिंग प्राइस है वो 50 रुपए, तो मैं 50 से अगर इसको डिवाइड करता हूं तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 50, ये आ जाता है 4000 यूनिट। यानी कि पिछले साल ए के 6000 और पिछले साल बी के 6000 और ए के 4000 यूनिट्स बिके होंगे। एक और वर्किंग यूनिट्स इन 2027। अच्छा, अब देखिए कॉस्टिंग के पेपर में जो आपका कोई फॉर्मेट है ना वो फिक्स नहीं है, तो आपको जो जो चीजें समझ में आ रही हैं वो वर्किंग में करते जाएं, ये ज्यादा बेहतर होगा। अब जिस तरह से मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ सवाल, मुझे ये एक चीज समझ में आ गई कि सेलिंग प्राइस को चेंज करूं, दूसरी चीज यूनिट्स की कैलकुलेशन समझ में आई, तो वो मैं साथ साथ करते चले जा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में? लिखा हुआ है सेल्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 5%। यानी कि बी के जो यूनिट्स होंगे वो अब 60,000 नहीं होंगे। अगर किसी चीज को 5% से कम करना है तो 100% माइनस 5% यानी कि 95% से मल्टीप्लाई कर दो। 10% कम करना हो तो 90% से मल्टीप्लाई कर दो। 20% कम करना हो तो 80% से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6,000, सॉरी 60 नहीं है, 6 है ना, 6,000 पहले के यूनिट्स थे। पहले के यूनिट 240,000 डिवाइडेड बाई 40 से 6,000 आए थे। 6,000 जो है वो 95% पर जा रहे हैं, यानी कि अब ये हो जाएंगे 5,700 यूनिट्स। ठीक है जी, 5,700 यूनिट्स। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए कैन बी इंक्रीज बाय ओनली 2%। ए की जो सेलिंग प्राइस है वो 2% से इंक्रीज हो जाएगी। अभी कितनी है? अभी ए की सेलिंग प्राइस 50 है। अगर मुझे इसको 2% से इंक्रीज करना है तो 1.02 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ए की जो नई सेलिंग प्राइस होगी वो हो जाएगी 50 इंटू 1.02, यानी कि 51 हो जाएगी। However, the labor are saved as a result of the reduced production of product B will be fully utilized to manufacture additional units of product A। देखें, B जो है ना उसके यूनिट्स गिर रहे हैं। पिछले साल बी के 6,000 यूनिट्स बिक रहे थे, अब 5,700 बिकेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई है। उसने कहा कि ये जो यूनिट्स का डिक्रीज आया है इसकी वजह से लेबर आवर्स बचे होंगे। फिर वो ये कहते हैं कि जितने लेबर आवर्स बचे हैं उसको हम फुली यूटिलाइज करेंगे। अब बी तो नहीं बना रहे हम, ए बना लेंगे उससे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे लेबर आवर्स कितने बच गए। कैसे करें वर्किंग भाई? ए के यूनिट्स की वर्किंग कैसे करें? मैं ये वर्किंग यहां पर कंटिन्यू करता हूं ए के यूनिट्स की। सबसे पहले तो पिछले साल बी के 6,000 यूनिट्स बना रहा था, अब बी के 5,700 यूनिट्स बना रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि बी के 300 यूनिट्स कम बना रहा हूं। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 4 लेबर आवर्स। हर एक यूनिट जिससे बी का एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते थे, तो अब अगर मैं 6,000 के बजाय 5,700 यूनिट्स बना रहा हूं यानी कि 300 यूनिट्स कम बना रहा हूं। हर यूनिट 4 घंटे में बनता है, यानी कि 1200 आवर्स जो हैं वो आइडल हो गए। बी कम प्रोड्यूस हो रहा है, बी कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1200 घंटे फारिग हैं। इन 1200 घंटों में क्या करो, इन 1200 घंटों में ए बना लो। ए का यूनिट कितनी देर में बनता है? ए का एक यूनिट 3 घंटे में बनता है। अगर ए का एक यूनिट 3 घंटे में बनता है तो 1200 डिवाइडेड बाई 3, 1200 घंटों में 400 यूनिट्स बन जाएंगे। 1200 घंटों में 400 यूनिट्स बन जाएंगे। तो ए के नए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे? ए के पहले 4,000 यूनिट्स बन रहे थे, अब 400 मजीद यूनिट्स बन सकते हैं, यानी कि 4,000 और 400 यूनिट्स बनकर बिकेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने ए और बी के यूनिट से रेलेवेंट जितनी भी वर्किंग थी वो यहां पर कर दी। अब इस वर्किंग का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, जिस तरह से मैंने करी है वो भी एक्सेप्टेबल है, किसी तरह से आप कोई टेबल बनाने वो भी एक्सेप्टेबल है, हर तरह से हर लिहाज से ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। मैं क्वेश्चन के सामने सामने इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में ये चीज़ें समझा दूं। जब आप समझ लेंगे उसके बाद फिर हम आरकेब का फॉर्मेट भी देख लेंगे। बहरहाल अब हमने क्या देख लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इस साल बी के कितने यूनिट्स बिकेंगे। इस साल बी के 5,700, ए के 4,000 और 400। बी के एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 46। ए के एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 51। यहां पर आप वीडियो को पॉज कर कर चाहें तो यहां तक की चीजें बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से पक्की कर लें, समझ लें ये सारी कैलकुलेशन कैसे हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या है?
आगे बोलता है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 2% फॉर प्रोडक्ट ए एंड 5% फॉर प्रोडक्ट बी। रॉ मटेरियल जो है उसकी कीमतें 2% से और 5% से इंक्रीज होंगी, यानी कि जितनी भी पिछली कीमत है उसको 1.02 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट बी के लिए 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे पिछली वाली रॉ मटेरियल की कॉस्ट को। लेबर वेजेस विल इंक्रीज बाय 5%। लेबर की जो वेजेस है, जो पर आवर वो पैसे लेता है, वो 5% से इंक्रीज होगा, तो 1.05 का फैक्टर आ गया। वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%, 1.10 का फैक्टर आ गया। ठीक है जी, ये मैंने एक बार आपके सामने सवाल गो थ्रू कर दिया, उसके बाद तो सवाल की रिक्वायरमेंट है। अब सर हमें ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू निकालना है, यानी कि नई वाली फिक्स कॉस्ट चाहिए और सीएस रेशो चाहिए। सीएस रेशो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो होता है, उसके लिए मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए और सेल्स रेवेन्यू चाहिए। अच्छा, यहां पर यह भी याद रखिएगा कि ये कोई प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की सेपरेट वर्किंग करने को सवाल नहीं कह रहा, यानी कि ये जो आपको ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू निकालना है, ये पूरी कंपनी की बात हो रही है। इसी तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूरी कंपनी की बात हो रही है। तो हमें जो फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी वो पूरी कंपनी की चाहिए होगी। हमें जो सीएस रेशियो चाहिए होगा वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नहीं, पूरी कंपनी का सीएस रेशियो चाहिए होगा। इसी तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी की भी बात होगी। अब यहां तक मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कर कर चीजों को समझ लें, चीजों को एब्जॉर्ब कर लें, चीजों को जज्ब कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपनी वर्किंग कैसे करेंगे? आप कुछ इसी तरह का टेबल बना लेंगे, ठीक है जी, ए और बी के लिए। और फिर जब ए और बी का इस तरह का टेबल बन जाएगा तो आपके पास कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, आपके पास फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी और आपके पास सेल्स रेवेन्यू भी आ जाएगा। ये तीन चीजें आपको चाहिए। 1 और 2 इसलिए चाहिए सीएस रेशो कैलकुलेट हो जाए। 3 आपको इसलिए चाहिए क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू के लिए फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशो से डिवाइड करना होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी खुद ही आ जाएगा, एक्चुअल सेल्स होगी, ब्रेक इवन सेल्स होगी, तो आगे की बातें मसला नहीं करेंगी। अब जरा मैं आपको आईकिप का आंसर जो है उसको गो थ्रू करवाता हूं और कुछ चीजें ऐसी जो हमने कैलकुलेट कर दी हैं जिसको आप अलग तरह से भी लिख सकते हो वो दिखाता हूं। सबसे पहले हम इस टेबल पर आ जाते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने भी जो है ना ये वाला टेबल, इसकी जो चीजें हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं। अच्छा, मैंने सारी चीजें इन थाउजेंड्स लिखी थी, यानी कि यहां पर फुल वैल्यूज हैं, मैंने 3 3 0 कम लिखे थे। ठीक है जी, मैंने जो है वो 240,000 लिया था, ये 3 0 नहीं लिए थे। 200,000 लिया था, ये 3 0 नहीं लिए थे। आप चाहें तो आप कंप्लीट कंप्लीट चीजें लिख लें, लेकिन किया क्या गया, किया वही गया जो हमने सीखा था। ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट ए है, ये आपके पास प्रोडक्ट बी है। हमने भी प्रोडक्ट ए बी के 6,000 यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड कैलकुलेट करे। फिर हमने उनको 5% से कम करा और हम 5700 पर आए थे। या तो आप 6000 का 5% लेकर कम कर दें, या तो डायरेक्टली 6000 पर 95% लगा लें, तो 5700 पर हम भी आए थे। फिर ये ए के यूनिट्स हैं, अगेन उसी तरह से कैलकुलेट हुए। रेवेन्यू को आपने सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया। यहां पर हमने रेवेन्यू को सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, 4000 आया, उन्होंने पूरा 4 मिलियन लिख दिया। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ये क्या चीज़ है? हमने ये देखा कि भाई बी के 300,000 यूनिट्स जो कम बनेंगे, तो 4 घंटे के हिसाब से ये लेबर की एक कॉस्ट, लेबर के आवर्स की सेविंग होगी। और ए का एक यूनिट 3 घंटे में बनता है, तो ए के जितने भी यूनिट्स बन जाएंगे वो 400,000 होंगे। ठीक है जी, ये वही वाली वर्किंग है जो मैंने भी की है। और ये आपके पास नए वाले यूनिट्स आ गए, तो यहां तक कोई भी नई बात नहीं है। अब आ जाते हैं ऊपर वाली मेन वर्किंग पर। मेन वर्किंग मैंने कहा ना कि आप उसी फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है हमें सेल्स रेवेन्यू पता चल जाए, कंट्रीब्यूशन पता चल जाए और फिक्स कॉस्ट पता चल जाए। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू पर आते हैं। सेल्स रेवेन्यू बी का कैसे कंप्यूट हुआ है? सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। हमने भी दोनों चीजें कैलकुलेट करी है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखें जी, ये आपके पास यूनिट्स है 5700, बी की बात कर रहा हूं। बी की सेलिंग प्राइस कितनी लगाई थी? 46। और ए के यूनिट्स है 4400, और ए की सेलिंग प्राइस क्या लगाई थी? 51। सो 5700 इंटू 46, 262, 200 आता है। और 4400 इंटू 51, 224, 400 आता है।
यही वैल्यूज आपके पास जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं आपको। ठीक है जी, ये आ गया टोटल हमारा सेल्स रेवेन्यू जो हमें पहली चीज चाहिए थी। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता था, वो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है जी, यानी कि बी का जो सेल्स रेवेन्यू है ना, उसको कैसे कंप्यूट किया जा सकता था। देखिए बी के लिए हुआ क्या है, बी के लिए हुआ यह है कि बी की जो आपके पास सेलिंग प्राइस है वो 15% से इंक्रीज हुई है, और जो आपके पास यूनिट्स है ना वो 5% से डिक्रीज हो गए। अच्छा, इस मेथड को मैंने अपने लेक्चर्स में डिटेल में भी समझाया है। यानी कि ये दो चेंजेस आ रहे हैं ना, तो आप ये भी कर सकते थे कि आप पिछला वाला सेल्स रेवेन्यू लें 240,000। ये एक्चुअली आया कैसे, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स के मल्टीपल से। अब आने वाले साल में सेलिंग प्राइस 15% से इंक्रीज हो रही है, तो ये सेलिंग प्राइस को 1.15 से मल्टीप्लाई करना, और आने वाले साल में यूनिट्स जो है वो 5% से डिक्रीज हो रहा है, तो यूनिट्स 5% से डिक्रीज हो रहे हैं, इसके लिए पिछले वाले सेल्स रेवेन्यू को ही 0.95 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे ना, 240,000 इंटू 1.15 इंटू 0.95, तो ये भी आपको आंसर 200 का ही देगा, क्योंकि आपने करा क्या, पिछली वाली सेलिंग प्राइस का मल्टीपल इसमें शामिल था, इसको 1.15 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पिछला वाला सेल्स रेवेन्यू पिक किया और उसकी सेलिंग प्राइस और यूनिट्स को एडजस्ट कर दिया। इसके बाद पिछले वाले यूनिट्स इसमें शामिल थे, उसको 0.95 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी आपका आंसर यही आएगा। ये भी आप देख सकते हैं अपने पास। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे आई है भाई, हमारे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, कैलकुलेट कैसे होती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे ही कंप्यूट होती है। ठीक है जी, अब यहां पर रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट दी हुई है पिछले साल की, वो 60,000 दी हुई है, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 2% फॉर प्रोडक्ट ए एंड 5% फॉर प्रोडक्ट बी। देखिए ये कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी चेंज हो जाएंगे तो जाहिर है कि उसका भी एक इंपैक्ट होना चाहिए। यहां पर क्या किया हुआ है देख लेते हैं जरा, इन्होंने 60,000 को 1.02 और 1.1 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं जरा इसकी आपको एक वर्किंग समझाता हूं। देखें आप, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी हुई है सर, 60,000 दी हुई है, पिछले साल की, पिछले साल की दो तीन तरह की वर्किंग्स बताऊंगा। ठीक है जी, रॉ मटेरियल की पिछले साल की कॉस्ट है 60,000। अच्छा, इसमें एक एक कितने यूनिट्स बने थे, पिछले साल के एक एक यूनिट्स कितने थे, 4,000। 4,000 से डिवाइड कर दें। ठीक है, पिछले साल की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 60,000, 60,000 की कॉस्ट है 4,000 यूनिट्स की, तो 60,000 को जब 4,000 से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट की कॉस्ट आएगी। एक यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल लगता है, एक एक यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल लगता है, एक यूनिट की कॉस्ट आएगी। अब जब मैं कहता हूं कि ये कॉस्ट 2% से इंक्रीज हो गई है, मिसाल के तौर पे ए का पहले यूनिट 100 रुपए में बन जाता था, अब 102 रुपीज में बनेगा, या लेट से यहां पर 60,000 डिवाइडेड बाई 4,000 कितना आता है, यह आ जाता है 15। यानी कि पहले एक यूनिट पर 15 रुपए का रॉ मटेरियल लगता था, 60,000 को अगर 4,000 से आप डिवाइड करें तो 15 रुपए आता है। अब 2% से ये कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो 1.02 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब अब 15 के बजाय 15 इंटू 1.02, एक यूनिट पर 15.3 का रॉ मटेरियल लगेगा। ये आपके पास रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आई है नए साल की, ये आपके पास रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आई है नए साल की। 60,000 रॉ मटेरियल की कॉस्ट पिछले साल की थी, पिछले साल 4,000 यूनिट्स थे, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 15। इस साल एक यूनिट की कॉस्ट 2% ज्यादा है, तो 1.02 से मल्टीप्लाई किया, 15.3 रॉ मटेरियल की कॉस्ट है इस साल की, एक यूनिट के ए बनाने की, ए का एक यूनिट बनाने की, और इस साल की यूनिट्स कितने हैं, 4,000 और 400, तो आप 4,400 से इसको मल्टीप्लाई करें, ये 67320 आता है, यही आपका आंसर आ रहा है, यानी कि ये 67320 आ रहा है। मेरे ख्याल में ये आपको ज्यादा अच्छे से आसानी से समझ में आ रहा होगा। आईक्यूब के आंसर में क्या तरीका यूज हुआ है, वो थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका यूज हुआ है। उन्होंने बोला कि भाई पिछले साल की जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी टोटल, वो 60,000 थी, ये बनी कैसे होगी, ये बनी होगी रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड से।
नंबर ऑफ यूनिट्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 10% से। कैसे सर 10% से? भाई पिछले साल 4000 यूनिट्स ए के बन रहे थे, इस साल ए के 4400 यूनिट्स बन रहे हैं, तो आप परसेंटेज इंक्रीज देखें, 10% का इंक्रीज है। यानी कि आप क्या करें, एक बार 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्यों किया 1.1 से मल्टीप्लाई? ये 1.1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इस साल ए के 10% ज्यादा यूनिट्स बन रहे हैं। जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंक्रीज होंगे तो रॉ मटेरियल का खर्चा इंक्रीज होगा। ये खर्चा इंक्रीज प्राइस की वजह से नहीं हुआ, ये खर्चा इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हुआ। दूसरी चीज, पिछले साल जो रॉ मटेरियल की प्राइस थी, इस साल वो 2% से बढ़ गई है, तो आप 1.02 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इस तरह से करेंगे 60,000 इंटू 1.1 इंटू 1.02, तो भी आपका आंसर जो है वो 67320 ही आ रहा है। अब ये दो मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं, जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर लें। मैं यही एक्सरसाइज प्रोडक्ट बी पे भी करता हूं। ठीक है जी, यहां तक आपने वीडियो को पॉज कर चीजें समझी भी होंगी। अब देखिए बी पे क्या कर सकते हैं। पिछले साल की जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो कितनी थी? 84,000। बी के कितने यूनिट्स बन रहे थे? 6000। इस बार कितने बन रहे हैं? 5700। पिछले साल की रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी बी की वो 84,000 थी। ये कॉस्ट लग रही थी कितने यूनिट्स पर? 6000 यूनिट्स पर। बी के 6000 यूनिट्स में बना रहा था। तो 84,000 को जब मैं 6000 से डिवाइड करूंगा तो 14 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट आएगी। यानी कि पिछले साल बी का एक यूनिट बनाने के लिए 14 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा था। पिछले साल बी का एक यूनिट बनाने के लिए 14 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा था। इस साल वो कॉस्ट 2% ज्यादा है, तो 1.02 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि इस साल अगर बी के एक यूनिट पर रॉ मटेरियल लगेगा तो वो 14.28 का लगेगा। लेकिन इस साल यूनिट्स 6000 नहीं बन रहे। ये तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आ गया? एक यूनिट पर लगने वाली रॉ मटेरियल की कॉस्ट। मैं वापस से बताता हूं, पिछले साल 84,000 का खर्चा था, 6000 बी के यूनिट्स बनाए थे, तो एक यूनिट का खर्चा 14 रुपए आया। इस साल वो खर्चा 2 रुपए से बढ़ गया, यानी कि इस साल बी का एक यूनिट बनेगा तो उस पर 14.28 का रॉ मटेरियल लगेगा। इस साल बी के 5700 यूनिट्स बन रहे हैं, तो 5700 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 81396 का आंसर आता है। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा राउंड ऑफ हुआ है, मैं इसको ज़रा एक बार कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिएगा ज़रा। बी का रॉ मटेरियल जो है, ओ सॉरी सॉरी, बी का जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस 5% से इंक्रीज हो रही है। इसको आप 1.05 कर दें, ठीक आंसर आ जाएगा। ये जो है ये इफेक्टिवली 1.05 है। 84,000 डिवाइडेड बाई 6,000। पिछले साल एक यूनिट पर 14 रुपए का खर्चा लगता था, इस बार वो खर्चा 5% से इंक्रीज हो गया तो 14.7 का लग रहा है। इस साल आप 5700 यूनिट्स बना रहे हो तो 83790 का टोटल खर्चा आ जाता है। यही लॉजिक लेबर पर और ओवरहेड्स पर भी अप्लाई हुई है। आप चाहें तो पर यूनिट कैलकुलेशंस कर और उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से इन्होंने किया है कि भाई ए के यूनिट्स 10% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो यूनिट्स के इंक्रीज का इम्पैक्ट और प्राइस के इंक्रीज का इम्पैक्ट पिछली वैल्यूज में लेने, इस तरह से करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने आपको जो ए का रॉ मटेरियल था वो दोनों वर्किंग से समझा दिया। बहरहाल यहाँ पर दूसरे वाले मेथड को यूज किया गया है, मैं पहले वाले मेथड से भी कर देता हूँ। ए पर पिछले साल लेबर की कॉस्ट थी 36,000 रुपए, और इस साल वो लेबर की वेजेस, वेजेस का मतलब होता है पर आवर जो अमाउंट मिल रही है, वो 5% से इंक्रीज हुई है। 36,000 रुपए की लेबर की कॉस्ट थी ए पर जो लगी थी पिछले साल। पिछले साल ए के बनते थे 4,000 यूनिट्स। तो ऐसा करने से यानी कि 36,000 डिवाइडेड बाई 4,000 से आपको पता चला कि पिछले साल एक यूनिट पर 9 रुपए लेबर के लगते थे। ये खर्चा अब 5% से इंक्रीज हो गया है, यानी कि अब एक यूनिट पर लेबर का खर्चा लगेगा 9.45। ये एक यूनिट का खर्चा आया है। इस साल ए के यूनिट्स हैं 4,400, तो इसका मतलब 4,400 यूनिट्स पर टोटल खर्चा लगेगा 41580। ठीक है जी। इसी तरह से बी की बात कर लेते हैं। बी पे लेबर का पिछले साल कितना खर्चा था? 50,000 और 400, 6,000 यूनिट्स का। 50,000 और 400 रुपए का लेबर का खर्चा बी पर पिछले साल हुआ था जब मैं 6,000 यूनिट्स बना रहा था। तो 6,000 से डिवाइड करूंगा, एक यूनिट का खर्चा आ गया। ये खर्चा इस साल 5% ज्यादा होगा, 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट एडजस्ट हो जाएगी पर यूनिट। और इस बार बन रहे हैं 5,700 यूनिट्स,
तो 50,400 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 1.05 इंटू 5,700, यह आपके पास 50,274 ही आता है। इसी लॉजिक के साथ ओवरहेड्स की भी बात करते हैं। ओवरहेड्स में हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स 24,000 और 33,600 है। तो आप क्या करें भाई, 24,000 पिछले साल का खर्चा है ए का, 4,000 यूनिट्स का, 4,000 से डिवाइड करेंगे। एक यूनिट पे कितने ओवरहेड लगते थे पिछले साल? 6 रुपए के लगते थे। वेरिएबल ओवरहेड्स इस साल कितने से बढ़े? वेरिएबल ओवरहेड्स 10% से इंक्रीज में सवाल में लिखा हुआ है। तो आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास पर यूनिट खर्चा आ गया। इसको आप 4,400 से मल्टीप्लाई कर दें। 24,000 डिवाइडेड बाई 4,000 इंटू 1.1 इंटू 4400, यह आ जाता है 29040। इसी तरह से पिछले साल वेरिएबल ओवरहेड जो बी पे लगे थे वो टोटल कितने लगे थे? 33,600। पिछले साल के बी के वेरिएबल ओवरहेड्स 33,600 थे। कितने यूनिट्स के? 6,000 यूनिट्स के। 6,000 से डिवाइड किया, एक यूनिट क्या आ गए? फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कितने से? 1.1 से। क्यों? 10% का रेट इस बार इंक्रीज हुआ है। 33,600 डिवाइडेड बाई 6,000, यानी कि पिछली बार एक यूनिट पर 5.6 के ओवरहेड्स लगते थे, मल्टीप्लाइड बाय 1.1, इस साल 6.16 के ओवरहेड्स लगेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5,700, इस बार या इस साल 5,700 बी के यूनिट्स बनेंगे। तो टोटल खर्चा 35,112 आ गया। जब ये आ गया तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशंस आ गई और कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन आपने निकाल दी। यहाँ पर हमारा सवाल सॉल्व हो ही गया, अब कुछ खास बात नहीं है। CS रेशो आपने कैलकुलेट किया, क्यों किया? क्योंकि हमें ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू निकालना था। उसके लिए हमारे पास फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए और उसको मुझे CS रेशो से डिवाइड करना था। CS रेशो कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। तो आप देख रहे हैं 179,484 डिवाइडेड बाय 486,400, CS रेशो 36.89% आया। नई वाली फिक्स कॉस्ट कैसे आई? सवाल में लिखा हुआ था कि पिछले साल जो फिक्स कॉस्ट थी वो 32,000 और 36,000 थी, यानी कि टोटल कंपनी की कितनी हुई? 32 जमा 36,000, 68,000 हुई। वो इस बार 10% से इंक्रीज हो गई है। तो आपने 1.1 से मल्टीप्लाई किया, नई वाली फिक्स कॉस्ट आ गई। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड किया। ये 100 आप अगर ओमिट कर दें, 74800 डिवाइडेड बाई 36.89%, परसेंट का निशान लगा लीजिएगा। तो ये 202,764.9 कुछ बनता है, ठीक है, तकरीबन 765 बन गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है? आपके पास एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू है, ये रहा, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू है, ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, एक्चुअल रेवेन्यू माइनस BEP रेवेन्यू, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपीज आ गया। उसको परसेंटेज में करना है कन्वर्ट, तो एक्चुअल रेवेन्यू से दोबारा से डिवाइड किया, तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल रेवेन्यू से डिवाइड करके 58.35% आ जाता है। सो आई होप कि ये सवाल आसान सा था। एक आधी वर्किंग ऐसी थी जो ऑल्टरनेट बेसिस पर मैंने कर दी, ताकि अगर किसी को ये वाली आईकेप की सोल्यूशन की वर्किंग ना समझ आए तो उसको वो वर्किंग समझ में आ जाए। दूसरी बात ये है कि देखें, जितनी भी वर्किंग्स मैंने करी, आप सवाल जब एग्जाम में पढ़ेंगे तो जो जो वर्किंग्स आपको समझ में आ रही हो वो आप करते चले जाएं, और फिर मेन जो आपका एरिया हो उस पर उसका रेफरेंस ज़रूर दें। चाहे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में वर्किंग कर लें, चाहे तो ये सारी वर्किंग्स भी आप सेपरेटली कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस सवाल को कम से कम एक दो बार ज़रूर करिएगा और ठीक से दोबारा से रिवाइज ज़रूर करिएगा। वीडियो को भी दोबारा देखिएगा ताकि मज़ीद अच्छे से आपके जहन में चीज़ें बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।